जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास 25 नवंबर को होने जा रहा है और इस एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तैयारियों का जायजा लेने जाएंगे। जेवर जाने से पहले योगी आदित्यनाथ गौतम बुद्ध नगर में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जेवर में 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी के अलावा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत राज्य सरकार के मंत्री और दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा आधुनिक एयरपोर्ट होगा। अक्टूबर 2024 में यहां से उड़ान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाला है एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बनने वाले इस नए एयरपोर्ट की आधारशिला 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री रखने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के लिए अफसरों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। योजना के मुताबिक जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट होगा। बनने के बाद एयरपोर्ट कैसा दिखेगा, इसका एक एनिमेशन वीडियो भी जारी किया गया। दावा किया जा रहा है कि ये देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होगा जिसमें कार्बन एमिशन 0 होगा, मतलब ये कि जरा भी प्रदूषण नहीं होगा। आप देख सकते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट को बनाने का काम कई चरणों में पूरा होगा, जिसका पहला चरण अक्टूबर 2024 में पूरा करने की योजना है। 13 से 34 हेक्टेयर में जिसका शिलान्यास हो रहा है, ये 70 मिलियन पैसेंजर के लिए है। माना जा रहा है कि ये एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। वहीं एयरपोर्ट के बनने से 6 से 7 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने का अनुमान है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं। जेपी नड्डा आज कानपुर का दौरा करेंगे, वहां वो बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। इससे पहले वो बाबा नामदेव गुरुद्वारा भी जाएंगे। इसके बाद वो बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र देंगे। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। पूरा ऊपर जिले से प्रदेश से लेकर के राष्ट्र से लेकर के निचले स्तर की इकाई, सारी इकाइयां हमारी सक्रिय हैं और केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी हमारी योजनाएं हैं, सारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में पूरा संगठन पूर्ण रूप से लगा है। मुंबई से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां के भायखला रेलवे स्टेशन में एक महिला का ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। महिला यात्री चलती लोकल ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया और चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़ी। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 महिलाएं ट्रेन की तरफ बढ़ती नजर आईं। जब तक वो ट्रेन के करीब पहुंचती, ट्रेन रेंगना शुरू कर चुकी थी। इस दौरान एक महिला तो डिब्बे में सवार हो गई, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से दूसरी महिला का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। उसे मुश्किल में देख वहां मौजूद एक महिला आरपीएफ जवान तेजी से उसकी तरफ झपटी और फुर्ती दिखाते हुए उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। इस दौरान एक दूसरे आदमी ने भी उसकी मदद की। आरपीएफ जवान की हिम्मत और तेजी की वजह से उस महिला यात्री की जान बच गई और उसे मामूली चोटें ही आईं। और लखनऊ में किसान महापंचायत में शामिल होने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत चेतावनी उन्होंने दी है कि फिलहाल किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर ले, नहीं तो आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है और किसान बॉर्डर से जाने वाले नहीं है। हमारे मसले 3 नहीं है, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं। सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माथी बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारे पूरे देश भर में चलेगा। हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंगें करेंगे। अभिनेत्री अनुष्का रंजन और अभिनेता आदित्य सियाल की शादी 21 नवंबर को हुई, जिसके लिए कई वीडियो इंटरनेट पर छा गए। लेकिन सोशल मीडिया पर शादी करने वाले जोड़े अनुष्का रंजन और आदित्य सियाल से ज्यादा चर्चा आलिया भट्ट की शुरू हो गई, जिन्होंने शादी में खूब डांस किया। अनुष्का उनकी अच्छी दोस्त हैं, इसलिए अपनी दोस्त की शादी में आलिया ने डांस करने में कोई कंजूसी नहीं की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों को रास नहीं आया। कुछ लोगों ने उनके डांस को काफी औसत बताया। इस डांस के लिए आलिया को काफी ट्रोल होना पड़ा, तो कुछ लोगों को आलिया की ड्रेस में भी कमियां दिखने लगी। देश के मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समुदाय के 5 परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी का मामला सामने आया है। दावा है कि इन सभी परिवारों ने करीब 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, जिसके बाद वहां के एक मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें उन परिवारों के सभी 26 सदस्य शामिल हुए। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ उनकी हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस पूजा के दौरान उन पर गंगा जल का छिड़काव भी किया गया।
वहीं अपने धर्म में वापसी करने के बाद उन लोगों ने खुशी का इजहार किया। अपने धर्म में आके सर बड़ी खुशी महसूस हुई और अच्छा लगा सर। खबर है कि वहां हाल के दिनों में करीब 60 लोग इसी तरह अपने धर्म में वापसी कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने अचानक एक अहम कानून को रद्द करने का ऐलान किया। राज्य की 3 राजधानियों से जुड़े कानून को रद्द किया गया और इस कानून को रद्द करने की जानकारी सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल ने सीधा हाई कोर्ट को दी। इससे पहले आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने ही यह कानून पास किया था, जिसके मुताबिक विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव था। लेकिन जगन सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा था, जबकि सरकार अपने इस फैसले को सही ठहरा रही थी। जिसके बाद अचानक सरकार ने एडवोकेट जनरल के जरिए हाई कोर्ट को बताया कि यह कानून वापस लिया जा रहा है। कृषि कानूनों के बाद अब सीएए हटाने की मांग शुरू हो गई। यूपी चुनाव से पहले अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने बाराबंकी पहुंचे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार से नागरिकता संशोधन कानून हटाने की मांग की। ओवैसी ने चेताया कि अगर कृषि कानूनों की तरह ऐसा नहीं हुआ और एनपीआर एनआरसी का कानून आया तो यूपी को शाहीन बाग में बदल दिया जाएगा। ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया। हम आपसे बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। बीजेपी ने ओवैसी की धमकी को धर्म के आधार पर बंटवारे की राजनीति बताया और लगे हाथ नसीहत भी दे डाली। अपने घर में बना लें शाहीन बाग, लेकिन कहीं शाहीन बाग नहीं बनने वाला। ये ख्वाब उनका अधूरा रहेगा। शिवपाल यादव ने बताया कि उनकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है, लेकिन साथ ही शिवपाल ने अखिलेश के सामने 100 सीटें देने की शर्त भी रख दी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजॉन कंपनी पर जांच में मदद नहीं करने का आरोप लगाया। कुछ दिन पहले ऑनलाइन गांजा बेचने के आरोप में इस कंपनी पर भिंड में केस दर्ज किया गया था। जांच में सहयोग करें, हम इस तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने मेजबान बांग्लादेश को तीसरे टी20 मैच में 5 विकेट से हराकर ये सीरीज अपने नाम कर ली। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सड़क के मुद्दे पर जारी विवाद के बीच राज्य के पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ धक्का मुक्की की गई और आरोप है कि कुछ लोगों ने बिल्डिंग बनाने के लिए जिंदल सिटी की बाउंड्री वॉल को भी अवैध तरीके से तोड़ दिया, जिसका विरोध करने पहुंचे पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के साथ कुछ लोग धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। वहीं उनके ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई और वो भी पुलिस के सामने। हालांकि जल्द ही पुलिस इस हंगामे को शांत कराने में जुट गई। जवानों ने जैसे तैसे दोनों पक्षों को अलग किया, लेकिन पूर्व मंत्री का गुस्सा तब तक 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो पुलिस से उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग करने लगे। इन्होंने जबरदस्ती तार काटी, मैं तार बंधवा के जाऊंगा, आप बंधवाओगे ठीक है, नहीं मेरा पर्चा दर्ज करिए। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी ताकि उसके आधार पर कार्रवाई की जा सके। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके से हैरान करने वाली तस्वीरें आई। वहां बर्फबारी का सितम रुकने का नाम नहीं ले रहा। नवंबर में बर्फबारी का 116 साल का रिकॉर्ड टूटने के बाद भी गिरती बर्फ और शीतलहर के कहर ने लोगों की मुसीबत कई गुना बढ़ा दी और लोगों को सड़कों पर अपने हाथों से बर्फ को हटाने के लिए जुटना पड़ा। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में बर्फबारी का हाल ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिखा। पूरे इलाके को बर्फ की चादर ने ढक लिया, जिससे सड़क तक दिखना मुश्किल हो गई। इसकी वजह से एक जगह जैम लगा दिखा। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी की वजह से हादसे न हो, इसके लिए कई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों ने सड़कों पर मोर्चा संभाला और गिरती बर्फ के बीच खड़े रहकर भी अपनी ड्यूटी करते दिखाई दिए। दिन रात हो रही बर्फबारी का असर सबसे ज्यादा सड़कों पर ही पड़ा, लिहाजा रात के वक्त एक साथ कई खुदाई करने वाली मशीनें सड़क से बर्फ हटाती नजर आई। बर्फ की वजह से ट्रेनों के ट्रैक भी उसमें ढक गए, तो एक जगह एक आदमी ट्रैक से बर्फ को भी हटाता दिखा। सड़क ही नहीं, इमारतों और गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ की परत साफ दिखाई दी। एक तरफ बर्फबारी तो दूसरी तरफ धुंध ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। लेकिन वो कार आग में घिर गई, जिसे देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारी दहशत में आ गए। आनन फानन में उन्होंने जलती हुई उस कार को धक्का मारकर पेट्रोल पंप से दूर कर दिया। उन्हें इस बात का डर था कि आग के फैलने से वहां कोई बड़ा हादसा न हो जाए। हालांकि तब तक कार का अगला हिस्सा पूरी तरह जल चुका था। थोड़ी ही देर में वहां दमकल कर्मी पहुंचे और उन्होंने आग को बुझा दिया। मेरठ में कई आपराधिक मामलों में आरोपी कबाड़ कारोबारी हाजी इकबाल के खिलाफ यूपी पुलिस का शिकंजा कस गया और पुलिस ने उसके करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर ली। गिरोह बनाकर अपराध करने वालों के खिलाफ चलाए गए अभियान में मेरठ पुलिस हाजी इकबाल के घर के बाहर दल बल के साथ पहुंची, तो इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को देखते ही इलाके में खलबली मच गई।
हाजी इकबाल के 2 आलीशान घरों का मुआयना करने के बाद यूपी पुलिस के बड़े अधिकारी हैरान रह गए। घरों को देखने के बाद पुलिस ने इन्हें मीडिया के कैमरों के सामने सील कर इनके बाहर जिलाधिकारी का नोटिस चिपका दिया। इसके बाद यहां न केवल मुनादी कराई गई बल्कि एसएसपी ने खुद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश को पढ़कर सुनाया। वाहन चोरी एवं वाहन कटान जैसे गंभीर अपराध कारित करते थे। हाजी इकबाल इस गैंग का सरगना था। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से हाजी इकबाल पर लगे आरोपों का ब्यौरा दिया और उसके 2 घरों को जब्त करने की कार्रवाई का जिक्र किया, जिनकी कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गई। और भोपाल से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर कुछ बदमाशों ने सरेआम एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी। बताया गया कि ये घटना 2 दिन पहले की है, जब उन बदमाशों ने उस लड़के को घेर कर पीटना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाए और फिर बेल्ट से उसकी पिटाई की। इस दौरान पिटाई खा रहा वो आदमी लगातार उनसे माफी मांगता रहा, लेकिन उन बदमाशों पर तो जैसे उसे पीटने का जुनून सवार था। उन्हें उस पर तब भी दया नहीं आई जब वो उनके पैर पकड़ने लगा। बाद में उन्होंने उसे धमकी देते हुए छोड़ दिया, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। दिल्ली में प्रदूषण में थोड़ी कमी के बाद कुछ पाबंदियां हटा दी गई। दिल्ली में प्रदूषण कम करने की कोशिशों और हवा के रुख में आए बदलाव की वजह से थोड़ी राहत मिली है, जिसकी वजह से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर जो बैन था उसे हटाने का फैसला लिया गया है। लेकिन इसके लिए 14 निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए 500 से ज्यादा टीमें बनाई गई हैं जो नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम करना होगा। साथ ही स्कूल भी तब तक बंद रहेंगे, लेकिन 24 नवंबर को समीक्षा होगी जिसमें स्कूल खोलने पर सोचा जाएगा। यही नहीं, डीटीसी की बसों में 17 लोग खड़े होकर सफर कर सकते हैं, जबकि मेट्रो में 30 लोग खड़े होकर सफर कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान पर किसान संगठन भड़क गए। कृषि कानूनों पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के बयान पर किसान संगठनों ने पलटवार किया। भारतीय किसान संघर्ष समिति से जुड़े विकास सीसर ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी। अगर सरकार की मंशा में कोई खराबी है तो बॉर्डर के ऊपर अभी धरने चल रहे हैं और आने वाले समय में भी किसान कोई देश छोड़ के नहीं जाने वाला। एमपी के मंत्री ने कहा था किसानों को समझाने के बाद तीनों कानून दोबारा लाए जा सकते हैं, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करने की अपील की। मोदी जी को ये बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि इन अपने मंत्रियों पे लगाम लगाए या इनको कुर्सी से हटाए। कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री को खुला खत लिखा, जिसमें एमएसपी गारंटी कानून बनाने समेत कई मांगें दोहराई गईं। भाई ये कानून आने से ही एकदम से पूरा मामला खत्म नहीं हो जाएगा। इन्ना वापसी के लिए जो पहले इशू चल रहे हैं उसको तो बातचीत तो करेंगे। राकेश टिकैत ने भी सरकार से बातचीत की मांग दोहराई। विपक्ष भी किसानों की मांगों का समर्थन कर रहा है। किसानों की जो मांग है कि गारंटी जो है वो मिलनी चाहिए, वो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा इस बिल में। जबकि बीजेपी नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने किसानों के आंदोलन को सरकार की छवि खराब करने की साजिश बता दिया। अब सरकार की चेहरा खराब करने के लिए ये आंदोलन था, तो ये उसी भावना से उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो ये आंदोलन का मंतव्य कुछ नहीं रह जाता। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमरिंदर सिंह का एक लेख ट्वीट किया, जिसमें अमरिंदर सिंह ने पीएम के फैसले की तारीफ की। साथ ही उन्होंने बताया कि उनका ये फैसला कमजोरी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। अमरिंदर के मुताबिक पीएम ने लोगों की राय पर यह फैसला लिया। ऐसे में उनसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक नेता नहीं हो सकता। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए मिस्र की टीम ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंच गई। इस टूर्नामेंट की शुरुआत बुधवार से होगी। रामायण सर्किट एक्सप्रेस ट्रेन में खाना परोसने वालों को संतू जैसी वेशभूषा पहनाने पर विवाद हो गया, जिसके बाद रेलवे में खान पान का जिम्मा संभालने वाली IRCTC ने उनके कपड़े बदल दिए। इससे पहले संत समाज ने इस मामले में रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया था। साथ ही ट्रेन को रोकने की चेतावनी भी दी थी। और असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ट्रेन के अंदर श्रद्धालुओं को खाना देने वाले संतों जैसी वेशभूषा में दिखे, जिस पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले संतों ने कड़ा ऐतराज जताया। अयोध्या और चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए रेलवे ने IRCTC के जरिए ये ट्रेन शुरू की, जिसमें श्रद्धालुओं को खाना भी दिया जा रहा है। लेकिन परोसने वालों को अपनी वेशभूषा में देखकर संत भड़क उठे और उन्होंने इसे संत समाज का अपमान बताया। साथ ही कपड़े बदलने की मांग भी की। एक धार्मिक ड्रेस पहना करके मैं जहाँ तक समझता हूँ कि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को चोट पहुंचाई गई है।
हालांकि इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता हुआ देख आईआरसीटीसी ने मोर्चा संभाला, क्योंकि मामला रेल मंत्री तक पहुंच गया था। और असल में विवाद रामायण सर्किट ट्रेन पर नहीं, बल्कि उसमें खाना परोसने वालों को संतों और जैसी वेशभूषा पहनाने पर था। इसलिए आईआरसीटीसी ने विवाद बढ़ने से पहले ही संतों की मांगे मान ली और कपड़े बदलने का ऐलान कर दिया। इससे पहले संत समाज ने इस मामले में रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर विरोध जताया, साथ ही ट्रेन को रोकने की चेतावनी भी दे डाली थी। और ये बवाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो के वायरल होने के बाद शुरू हुआ, जिसमें ट्रेन के अंदर श्रद्धालुओं को खाना देने वाले संतों की वेशभूषा में दिखे, जिस पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले संतों ने कड़ा एतराज जताया। साथ साथ अयोध्या और चित्रकूट समेत भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों की यात्रा कराने के लिए रेलवे ने आईआरसीटीसी के जरिए ये ट्रेन शुरू की है, जिसमें श्रद्धालुओं को खाना भी दिया जा रहा है। लेकिन परोसने वालों को अपनी वेशभूषा में देखकर संत भड़क उठे और उन्होंने इसे संत समाज का अपमान बताया। सूडान में हाउस अरेस्ट, अंतरिम प्रधानमंत्री और सेना के बीच हुई डील से नाखुश जनता एक बार फिर सड़कों पर उतर आई। इस डील के तहत सेना चुनाव होने तक उन्हीं प्रधानमंत्री को फिर गद्दी पर बिठाने के लिए राजी हो गई जिनका उसने तख्ता पलट किया था। हालांकि सरकार अब भी सेना की निगरानी में ही काम करेगी। ऐसे में लोगों को डील की शर्तें पसंद नहीं आई और उन्होंने राजधानी खर्तूम में सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मगर पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को पस्त करने के लिए धड़ाधड़ आंसू गैस छोड़ दी। पिछले महीने हुए तख्ता पलट के बाद से ही सूडान में जनता और सेना के बीच संग्राम छिड़ा है, जिसके बाद सेना को अंतरिम प्रधानमंत्री से डील करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन लोगों ने बंद कमरे के पीछे हुई डील को धोखा बताया और तुरंत पूरी सत्ता जनता के हाथ में देने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रधानमंत्री को भी निशाने पर ले लिया और नाराजगी जताई कि जिस सेना ने निहत्थे लोगों का खून बहाया, प्रधानमंत्री ने उसके साथ डील कैसे कर ली। और गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां पर एक महिला की कार को उठाकर ले जाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया गया गाड़ी के कागज मांगे जाने पर महिलाओं ने कागज नहीं दिखाए तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी उठाकर ले जाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद एक गाड़ी महिलाओं की कार को ले जाने के लिए वहां पर उठाने के लिए पहुंची। कार के 2 पहिए उठा लिए गए, लेकिन कार में बैठी महिलाएं उसमें से नीचे नहीं उतरी। यही नहीं, एक महिला तो कार के बोनट पर ही आकर बैठ गई और हंगामा बढ़ गया। इस बीच ट्रैफिक पुलिसकर्मी रास्ते पर जाम ना लगे इसके लिए ट्रैफिक संभालते हुए नजर आए, जबकि कार की बोनट पर बैठी एक महिला को कुछ महिलाओं ने समझा बुझाकर वहां से हटाया। हंगामा बढ़ा तो कुछ महिला पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंची। इस बीच कार में सवार एक लड़की रोती हुई नजर आई। काफी देर तक चले इस हंगामे का वहां खड़े लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हंगामा बढ़ने के बाद राजकोट पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चीन की मशहूर टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई से बातचीत के बाद आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने राहत की सांस ली और एक बयान जारी किया, जिसमें जानकारी दी गई कि टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने कमेटी के अध्यक्ष से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें बताया कि वो बिल्कुल सुरक्षित है। असल में चीन की टेनिस खिलाड़ी ने चीन के पूर्व उप प्रधानमंत्री पर अपने साथ यौन हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद पेंग शुआई लगभग 3 हफ्ते तक लोगों के बीच नजर नहीं आई। इससे कयास लगने लगे कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। हालांकि विवाद के बाद एक दिन पहले पेंग शुआई के बीजिंग में टूर्नामेंट में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने जब वीडियो कॉल पर उनसे आधे घंटे तक बात की, तब जाकर उसकी जान में जान आई। सीएम योगी के आजादी वाले बयान पर सियासत शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ के आजादी वाले बयान पर घमासान छिड़ गया। योगी ने बीजेपी के सत्ता में आने को असली आजादी बताया। वास्तविक आजादी आपके जीवन में अगर कोई लेके आया तो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। जिसके बाद बीजेपी विरोधियों ने योगी के बयान को देश के सम्मान से जोड़ दिया। कांग्रेस को उल्टा सीधा कहने के लिए देश को ही उल्टा सीधा कहने लगते हैं। उर्स के मौके पर पाकिस्तान से 60 श्रद्धालु दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे। दावा है कि गुजरात के भरूच में कुछ हिंदू समुदाय के परिवारों को अपने मकान बेचने के लिए विदेशों से संदेश भेजे गए। इन परिवारों ने सोशल मीडिया पर फोन कॉल के जरिए मकान के लिए 1 करोड़ से ज्यादा का ऑफर मिलने की बात कही। आशंका है कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि वहां हिंदू समुदाय के लोग कम हो जाएं, जिससे दूसरे समुदाय के लोगों की संख्या वहां ज्यादा हो सके। हालांकि वहां इसी से बचने के लिए कानून भी लागू है, जिसके तहत अगर वहां किसी दूसरे धर्म का आदमी मकान खरीदता है तो इसके लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होती है। बिना कोई जगह देखे वो लोग हमसे ऐसी डीलिंग कर रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि भाई आप वहां से चले जाओ। धान खरीद के मुद्दे पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव दिल्ली पहुंच गए
वो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने धान खरीद के मामले पर जरूरत पड़ने पर दिल्ली में धरना देने की बात कही थी। तेलंगाना सरकार का आरोप है कि केंद्र की मदद नहीं मिलने की वजह से अब तक धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जबकि बीजेपी राज्य में लगातार तेलंगाना सरकार पर धान की खरीद शुरू करने का दबाव बना रही है। इटली के वेनिस में शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए अनोखी मुहिम चलाई गई और इसके लिए लोगों ने पानी पर प्रदर्शन किया। लोगों ने नहरों पर बड़े जहाजों के चलाने पर रोक लगाने की मांग की और आरोप है कि सरकार शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग नाव पर सवार होकर शहर की बड़ी नहर पर निकल पड़े और वेनिस को बचाने के लिए प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान लोगों ने अपनी नाव पर झंडे और अपनी मांगे लिखी तख्तियां भी लगा रखी थी। लोगों का आरोप है कि वहां की नहरों पर बड़े जहाज चलाने से पानी और हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जो वेनिस के लिए बेहद खतरनाक है। लोगों की मांग है कि शहर को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ठोस रणनीति बनाए। अमेरिका के वॉकेशा शहर में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। वहां हर साल होने वाली क्रिसमस परेड में एक तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को कुचल दिया, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए। वहां थैंक्सगिविंग के पहले पड़ने वाले रविवार को क्रिसमस परेड निकलती है, जो कि पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं निकल पाई थी, इसलिए इस बार लोगों का उत्साह दुगना था। लेकिन बेकाबू एसयूवी ने ऐसा तांडव किया कि खुशी का मौका मातम में बदल गया। सड़क पर बैंड निकल रहा था, लेकिन तभी पीछे से लाल रंग की कार मौत बनकर आई और लोगों को रौंदती चली गई। लोग टायरों के नीचे कुचल गए, लेकिन कार के पहिए तब भी नहीं थमे। हालांकि इस हादसे से पहले क्रिसमस परेड में सड़क पर नाच गाना चल रहा था, लोग जश्न में डूबे थे। तभी परेड के पीछे से फर्राटे से गाड़ी गुजरती दिखी। आगे होने वाली अनहोनी से अनजान एक बच्ची भी सड़क पर नाच रही थी, लेकिन अचानक काल बनी कार इतनी तेजी से गुजरी कि पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो गई। बच्ची तो बाल बाल बच गई, मगर बाकी लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। ऐसे दर्दनाक हादसे के बाद फिर किसने परेड देखनी थी। लोग जान बचाकर जाने लगे और हर तरफ चीख पुकार मच गई। सामने आए एक और वीडियो में बेकाबू कार बैरिकेड तोड़कर भागती नजर आई। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अब इंदौर के पातालपानी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला जाएगा। पातालपानी एक ऐसा स्टेशन है जिसे मध्य प्रदेश में भूतिया स्टेशन कहा जाता है। राज्य सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि इंदौर के पातालपानी स्टेशन का नाम अब स्वतंत्रता सेनानी टंटिया के नाम पर रखा जाएगा, जिन्हें आदिवासी समुदाय के लोग टंटिया मामा के नाम से जानते हैं। आदिवासी समुदाय में टंटिया मामा को महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि नायक के तौर पर देखा जाता है। 4 दिसंबर 1889 को अंग्रेजों ने टंटिया मामा को फांसी दे दी थी और दावा किया जाता है कि अंग्रेजों ने उनके शव को इंदौर के पातालपानी स्टेशन के पास फेंक दिया था। इस स्टेशन पर ट्रेन रोककर टंटिया को प्रणाम करने की परंपरा बहुत पुरानी है। अब शिवराज सरकार ने उन्हें सम्मानित करने के लिए स्टेशन का नाम टंटिया मामा के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में कोरोना के मरीज कम होने के बाद वहां प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए। हालांकि बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए उनके माता पिता से उनकी रजामंदी लेना जरूरी किया गया, लिहाजा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी जारी रखा गया। लेकिन पहली से 5वीं तक के कई बच्चे स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूल की अपनी क्लास में बैठकर पढ़ाई करते दिखे। 1.5 साल के लंबे इंतजार के बाद जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो वो खुश नजर आए। स्कूल खुलने का मैं बहुत दिनों से इंतजार करी थी और आज स्कूल में बहुत ही मजा आ रहा है। इस दौरान स्कूल में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देशों के मुताबिक कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया गया। बच्चे और टीचर मास्क लगाए दिखे तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। हम सब SOP का पालन करेंगे। हम सब बच्चों के साथ बच्चों को मास्क पहनाएंगे। इससे पहले इसी साल जुलाई में 9वीं से 12वीं के लिए और सितंबर में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। यरूशलेम में हुए एक चरमपंथी हमले के बाद इजराइल के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहां चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े एक फिलिस्तीनी हमलावर ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 पुलिस वालों समेत 3 लोग घायल हो गए। लेकिन इस हमले से वहां पहले से ही जारी तनाव और भड़क गया। बड़ी तादाद में इजराइल के लोग यरूशलेम की सड़कों पर उतर आए और मार्च निकाला। इजराइल के झंडे लहराते हुए ये लोग उसी जगह पहुंचे जहां गोलीबारी की घटना हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। मारे गए आदमी की याद में मोमबत्तियां भी जलाई गई। हमले के बाद वहां सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया और ऐसी जगहों पर जाते वक्त लोगों से सावधान रहने की अपील की गई।
अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान का महिला विरोधी चेहरा एक बार फिर सामने आ गया। तालिबान ने वहां के टीवी चैनलों को निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे कार्यक्रम या फिल्में बिल्कुल न दिखाएं जिनमें महिला कलाकार काम कर रही हों। इसके लिए तालिबान के धार्मिक मामलों को देखने वाले मंत्रालय ने एक गाइडलाइन भी जारी की, जिसमें साफ कहा गया कि टीवी चैनलों को इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से ही अपने कार्यक्रम दिखाने होंगे। यही नहीं, महिला पत्रकारों को भी इस्लामी हिजाब पहनकर ही रिपोर्टिंग करने की हिदायत दी गई। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी पर तमिलनाडु का कब्जा हो गया। तमिलनाडु की टीम ने फिर सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीत ली। उसने फाइनल मैच में कर्नाटक को 4 विकेट से हरा दिया। इस मैच में शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम तमिलनाडु को जीत दिलाई। कमल हासन ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर 83 किलो के लड्डू का केक काटा गया। हमें बड़ी सबसे खुशी तब होगी जो हमारे गरीब से गरीब लोगों का जन्मदिन मनाया जाए। गुजरात में पंचायत चुनावों का ऐलान कर दिया गया। वहां 19 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस दौरान 10,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान करवाया जाएगा। इसके बाद 21 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। भारतीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके उन्मुख चंद ने शादी कर ली। उनकी पत्नी सिमरन एक फिटनेस ट्रेनर है। बिहार के मोतिहारी में कुछ चोर एक बैंक का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गोरखपुर में आयोजित बूथ कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जहां दोनों ने बूथ कार्यकर्ताओं को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। इससे पहले जेपी नड्डा ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा भी की। जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है। और यूपी के सोनभद्र में अज्ञात बीमारी ने कहर बरपा रखा है। गांव वालों ने दावा किया कि पिछले 10 दिन में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। गांव के लोगों ने दावा किया कि जांच में मलेरिया निकला था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से इंकार किया है। गांव में 14 मौतों की खबर के बाद जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को कैंप लगाने के आदेश दिए। मच्छर काट दे रहे हैं सर, दवा छिड़काव नहीं हुआ है। अपने सुविधा से कहीं भी जाके इलाज करा रहे हैं, जो बच रहे हैं मर जा रहे हैं। वहाँ पर अधिकतर देखा गया है कि प्रदूषित पानी पी रहे हैं और बहुत काफ़ी संख्या में एनीमिक हैं यहाँ पे। और जो भी मौत हुए हैं झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ ये सब इलाज करा कर स्वास्थ्य विभाग तो तब से लगातार अपना कैंप कर रहा है ना, दवा दे रहा है, जाँच कर रहा है, हर टाइफाइड का, मलेरिया का। पश्चिम एशिया के देश कतर में अगले साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू होते ही एक शानदार ड्रोन शो रखा गया। 21 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में खेला जाएगा, जो कि पश्चिम एशिया और अरब देशों का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। ऐसे में उस ऐतिहासिक तारीख से ठीक 1 साल पहले राजधानी दोहा में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हुए ड्रोन शो ने लोगों को दंग कर दिया। सैकड़ों ड्रोन कुछ इस तरह घूमे कि एक बड़ी सी फुटबॉल आसमान में टप्पे खाती दिखने लगी, लेकिन इसके बाद तो एक फुटबॉलर ही आंखों के सामने प्रकट हो गया। रात के अंधेरे में उड़ते ड्रोन से पूरा आसमान जगमगा उठा और फिर सामने ग्लोब घूमता नजर आया। इस प्रोग्राम में फीफा वर्ल्ड कप के काउंटडाउन का इशारा करती एक विशाल घड़ी भी दुनिया के सामने पेश की गई। कई वीआईपी इस समारोह का हिस्सा बने, जिनमें दिग्गज फुटबॉलर रहे इंग्लैंड के डेविड बेकम भी शामिल थे। और पंजाब के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो में भी सफर किया। वो लुधियाना की सड़कों पर ऑटो में सफर करते हुए नजर आए और उसके बाद उन्होंने दिलीप नाम के एक ऑटो वाले के घर जाकर खाना भी खाया। ऑटो वाले के घर खाना खाने के बाद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने दिलीप के पूरे परिवार को दिल्ली बुलाया है और अपने परिवार के साथ खाने का न्योता दिया है। दिल्ली के सीएम को अपने घर का खाना खिलाकर ऑटो चलाने वाले दिलीप ने भी खुशी जताई। तरक्की होगी, गरीबों की तरक्की होगी। हमारी तो पार्टी काम ही गरीबों के लिए करती है। दिल्ली में अगर आप ऑटो वालों से बात करें, हर ऑटो वाला दिल्ली में मुझे अपना भाई मानता है। ऑटो वालों के लिए वहाँ बहुत किया, गरीबों के लिए बहुत किया, मिडिल क्लास के लिए वहाँ बहुत किया। बिजली फ्री कर दी, लोगों के लिए स्कूल अच्छे कर दिए, अस्पताल अच्छे कर दिए। पंजाब में अगर मौका देगी जनता तो पंजाब में भी अच्छा करेगी। बहुत फीलिंग, बहुत ज़्यादा। मैं कभी मतलब जैसे सपना देख रहा हूँ। अभी एक और बात इन्होंने बताई कि उनके पिताजी सब्जी के लिए गए थे, उनको पता नहीं है कि घर के काम उनको उनका फ़ोन जो है वो बंद है।
तो ये सरप्राइज विजिट है, तो शायद वो होते और भी ज्यादा खुशी। यूपी की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई और लखनऊ में उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। यह आदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के कलेक्टर ने दिया था, जिसे पूरा करने के लिए ढोल बजाकर यह ऐलान किया गया कि लखनऊ में मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी कुर्क की जा रही है। जिसके बाद अधिकारियों ने इस पूरी प्रॉपर्टी को नापा और फिर उसे कटीले तारों से घेर दिया। प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस जमीन को लगातार मापा जा रहा है। आरोपी मुख्तार की लखनऊ के पौश इलाके हुसैनगंज की यह प्रॉपर्टी 2000 वर्ग फीट से ज्यादा है, जिस पर एक पेट्रोल पंप भी है। प्रशासन ने उसे भी सील कर दिया। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।